आज के हमारे मुख्य वक्ता एसपी भारती साहब। हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद कोई और प्रोग्राम नहीं है, अब मैं ही हूँ और मैं हूँ 1-1.5 घंटे 2 घंटे। नगर निगम की तरफ से 10 बजे तक की परमिशन है, लेकिन नगर निगम के मालिक यहाँ बैठे हैं तो मुझे समय की चिंता भी अब नहीं है। तो बस आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। जितने कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन है आप भी बैठ जाओ, जगह नहीं है, कहीं भी बैठ जाओ। अब कोई और काम नहीं है इसके अलावा, आप बैठ जाओ आराम से। आपको आवाज़ ठीक आ रही भाई साहब? पीछे ऊपर ठीक है, बहुत बढ़िया। इन सब अतिथियों को सामने बैठना था, सामने जगह नहीं बची तो ये यहीं बैठेंगे। लेकिन मैं आपको देखूं ये मुझे अच्छा लगता और आप मुझे देखो तो ये अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसे बैठे, ऐसे बैठे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही बैठना है। कहाँ जाएंगे? मैं अभी नहीं कर लूँगा। तो विषय के बारे में मैं बात करूंगा, लेकिन मुझे बहुत संकोच हुआ अभी जिनेंद्र, मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था। मैं घूमता हूँ, दुनिया में घूमता हूँ, लोग ढोल बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, तालियां बजाते हैं, सब करते हैं, लेकिन उदयपुर तो मेरा खुद का घर है। यहाँ आधे से ज़्यादा लोग तो मेरे अपने परिचित लोग हैं। अब इनके सामने ढोल नगाड़ों के साथ आया तो ऐसा संकोच हुआ कि पता नहीं, मतलब मेरे घर में ही ढोल बज रहे हैं तो मुझे बहुत संकोच हुआ। और ये तो ऐसा लगता था कि मैं कोई पराया सा हो गया, लेकिन ढोल बजने से बाकी लोगों को ऐसा लगा कि कोई बड़ा आदमी आ गया है। मैं बड़ा बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है आवाज? ठीक है, थैंक यू। मैं बड़ा बिल्कुल नहीं हूं, बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन जो बात आपसे करूंगा वो बात बड़ी करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि आज आप हो गई ठीक ठाक सब। थोड़ी देर बाद इसको खोलना ही पड़ेगा तो मैं सोचता हूँ पहले ही खोल खाता हूँ। तो मेरे से ना वो ऊपर वाला पहन के फिर बात करते बनती नहीं है, और मैं इसलिए पहन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा मुखे लोग देते हैं तो थोड़ा सा लगूँ मैं ठीक ठाक हूँ, थोड़ा साउंड डाउन कर देता। आज का जो विषय है उस विषय के लिए मैं खुद बहुत उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आज शाम आप कुछ लेकर जाएं। आज शाम अपने लिए कुछ लेकर जाएं, अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएं। अगर आप बच्चों को यहाँ लेकर आए तो इससे बढ़िया कोई और बात नहीं है। जो मैं बात करूँगा वो मैं अपने दिल से बात करूँगा, और ये बात करूँगा कि कुछ परिवर्तन और कुछ चेंज हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए। सम्मानीय अतिथि सब यहाँ बैठे हैं, और ये हमारी दर्द और हमारी पीड़ा है कि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। आपको आवाज़ ठीक आ रही है इसकी, या पहले वाली ठीक थी? ये ठीक है? ठीक है। जब जिनेंद्र से बात हो रही थी और जिनेंद्र ने कहा कि भैया आपको आना है, तो जिनेंद्र मेरा छोटा भाई है, मैं इसकी बात को टाल नहीं सकता, और मैं इसलिए नहीं टालता हूं खास तौर से कि राजनीति कर रहा है, और राजनेताओं से जो बात पुलिस वालों के लिए कही जाती है कि दोस्ती बहुत अच्छी नहीं है और दुश्मनी बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं जिनेंद्र से दुश्मनी तो कर नहीं सकता, और दोस्ती भी थोड़ी सुरक्षित दूरी के साथ करता। मैं एक बात से प्रभावित हूं जिनेंद्र की, कि कवि ने एक बात कही थी भाई साहब, कि जनता अगर अच्छे लोगों को वोट देना शुरू कर दे तो पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट देना शुरू कर देंगी। क्राइटेरिया हमें नक्की करना पड़ेगा कि हमें किन लोगों को वोट देना है। तो मैं ये मानता हूं कि जिनेंद्र अच्छा है, ऑनेस्ट है, इसलिए मैं जिनेंद्र के साथ दुश्मनी नहीं पालना चाहता हूं। राजकुमार जी, जब जिनेंद्र ने कहा भैया आना है तो मैं बहुत मुश्किल में था, पर मैं आ गया, और विषय मेरा प्रिय विषय है। ये युग तो बहुत तेजी के साथ बदल रहा है,
कितनी तेजी के साथ ये दुनिया बदल रही है, आपने देखा कभी इसके बदलाव की स्थिति? मेरी जब शादी हुई थी आज से 32 साल पहले, राजकुमार को पता है, तब पोस्ट कार्ड चला करते थे। बेटा तुमको पता है पोस्ट कार्ड? जानते हो पोस्ट कार्ड किसे कहते हैं? हाँ ऐसा कुछ होता था पीला सा ना। इन बच्चों को पता नहीं है पोस्ट कार्ड क्या होता है। अंतर्देशी जानते हो बेटा? अंतर्देशी सबसे स्टाइलिश चीज होती थी अंतर्देशी। यहां से मोड़िए, यहां से फोल्ड करिए, फिर यहां से मोड़िए और यहां से चिपकाइए। और चिपकाते कैसे थे पता है? हप चिपकाने का टिपिकल तरीका। आज तक किसी आदमी ने गोंद से नहीं चिपकाया उसको। और मेरा एक दोस्त था, वो तो बहुत बढ़िया तरीके से चिपकाता था। वो सीधा थू। मैंने उससे पूछा भाई थू का क्यों? बोले हाथ कौन खराब करे। अंतर्देशी नहीं पता बच्चों को। ये व्हाट्सएप के जमाने की औलादें हैं। मैं संध्या को जब चिट्ठी लिखा करता था शादी और सगाई के लिए, लव मैरिज नहीं है हमारी, बेटा ये इको बंद कर दो, तुम साउंड कंट्रोल कर रहे हो ना, इको नहीं चाहिए बिल्कुल, थोड़ा सा बेस बढ़ा दो और मॉनिटर थोड़ा ठीक कर दो। तो मेरी जब ठीक है, जब मेरी शादी पक्की हुई सगाई पे मैं संध्या को चिट्ठी लिखा करता था। जमाने की बात बता रहा हूं, ये बच्चे सोच भी नहीं सकते। और वो चिट्ठी, मेरी चिट्ठी 7 दिन में वहां पहुंचा करती थी और मैं हिसाब लगाता था कि अब तो पहुंच गई होगी, आज पहुंच गई होगी पक्की। और मैं 3 बजे और 11 बजे डाकी आया करता था, तो मैं इंतजार करता था कि डाकी आएगा और मुझे संध्या की चिट्ठी मिलेगी। 1 महीने में एक चिट्ठी जाती थी और आती थी। 8 महीने हमारी शादी और सगाई के बीच में गैप रहा भाई साहब, सिर्फ 8 चिट्ठियों का आदान प्रदान हुआ। और आज ये कल्पना कर सकते हैं बच्चे? ये व्हाट्सएप के जमाने की औलादें हैं। तो यहां से लिखते हैं हाय, वहां से वो लड़का लिखता है हु, और लड़की ने देखा ब्लू टिक आया कि नहीं, और अगर ब्लू टिक नहीं आया तो तुरंत फोन करेगी, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, वीडियो कॉल करो, क्या कर रहे हो, तुरंत बताओ। ये इनको सब्र है 7 दिन की। बाबूजी आप तो मेरे जमाने के हो ना पोस्ट कार्ड वाले। जमाना किस स्पीड से बदल रहा है। पर एक बात बता देता हूं मैं नए लोगों को कि बेटा जो मजा खत लिखने में था ना और खत पढ़ने में था, वो व्हाट्सएप अगर 100 साल भी उसको लग जाए तो वो मजा नहीं दे सकता। और असली मजा तो अब आएगा कि अभी भी कभी कभी जिनेंद्र हम वो खत उठ के पढ़ लेते हैं और तुम्हारी व्हाट्सएप की चैट तो साफ हो गई। कहां जमाना चला गया? कहां शुरू हुए तुम, कहां पहुंच गए? बदले जमाना में जमाना का विरोधी नहीं हूं दोस्त, मैं पक्षधर हूं इस बात का कि जमाना और स्पीड से बदले। पर दुर्भाग्य यह है कि जमाने के साथ साथ हमारे संस्कार भी बदलते जा रहे हैं। संस्कार फंडामेंटल है। संस्कार खूंटे की तरह बंधे हुए होते हैं। वो खूंटा बंधा रहना चाहिए, फिर घोड़ा कहीं भी घूमता हुआ आ जाए तो चलेगा, लेकिन घोड़े के साथ अगर खूंटा भी घूमता रहेगा तो घोड़ा आवारा हो जाएगा। देखो एक बात सुन लो, अगर बात अच्छी लगती हो तो ताली बजाओ और नहीं लगती तो मत बजाओ, और बजाओ तो ढंग से बजाओ, सारे बजाओ। आपकी ताली बजाने से फायदा क्या होता है कि पड़ोसी को लगता है कि अच्छी बात निकल गई। मैं तो अच्छी बात करने ही वाला हूं, लेकिन पड़ोसी को समझ में आया कि अच्छी थी, तो फिर वो एक बजाता दूसरे से अच्छा बजाई तो वो भी शुरू कर देता। तो पहले कौन शुरू करेगा ताली बजाना? वो जो सबसे समझदार होगा, जिसको सबसे पहले समझ में आएगी। हाँ ये शुरू करिए, तो कल आपने शुरू करी। अरे बदलने दो ना जमाना, लेकिन संस्कार भी बदल जाएंगे। दुर्भाग्य तो यह है कि जमाना चला गया, वो मां की लोरियां गायब हो गई। जब वो मां चक्की पीसती थी और गोदी में बच्चा होता से उनकी आफत टले और बच्चा बिजी हो जाए। बदल गया जमाना। एक बहुत कठोर बात आपसे कहता हूं,
कि बच्चे को माँ बाप की जितनी जरूरत है उतनी जरूरत दादा दादी की भी है। ये पक्की बात है। हम समझते हैं दादा दादी पुराने हो गए, दादा दादी की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। अरे माँ बाप अगर डांटते तो दादा दादी पुचकार लेते हैं, दादा दादी कुछ कठोर बात कहते हैं तो वो माँ की गोदी में चली जाती है, वहां लड़ाई जाती है। बच्चा कभी मटके को ऊपर से ठोका जाता है, नीचे से हाथ लगाया जाता है, बच्चा ग्रो कर जाता है, मटका बन जाता है। पर दुर्भाग्य है, समय बदल रहा है, सब न्यूक्लियर फैमिली हो गई, सब अकेले हो गए। हमको लगता ही अरे वो रात को जब दादी के पास बच्चा सोता है तो दादी जब वो कहानियां सुनाती हैं, बच्चे के संस्कार उस जन्म से उस तरफ से पैदा होते हैं बीज की तरह। और हमें लगता है क्या जरूरत पड़ रही है, हम है ना, सब तुम में संस्कार है ना। तो याद करो अपने पुराने जन्म को, पुराने समय को, कि तुम्हें माँ बाप किससे ज्यादा तुम्हें दादा दादी ने पाला होगा। कहां गया वो समय, बदल रहा है वक्त। तो वक्त बदलना बुरा है, बिल्कुल नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, वक्त बदले, स्पीड से बदले, पर संस्कार ना बदल जाए। वक्त बदलने की बात कर रहे हो आप ताराचंद जी, आपको तो पता होगा, पहले जब जंगल में जाते थे सुबह सुबह लोटा लेके, आप गए हो? लोटा लेके जंगल में जाते थे। बेटा तुमको तो पता नहीं होगा, तुम तो सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी साइंस थी। राजकुमार तुम द्रोणगिरी में गए होगे, इतनी बड़ी साइंस थी कि वो जो लोटा है वो किस तरह का होना चाहिए। सुनो, और रखने की भी साइंस थी बाबू। उसे रखो और ऐसा फंसाओ, अगर वो लुढ़क गया कल्पना करी भाई साहब, अगर वो लुढ़क गया अब क्या करोगे। ये जमाना फ्लैश का आ गया, पता नहीं चलता, एक बार फ्लैश खोला कितना पानी बह गया, कितना नहीं बह गया। इतना पानी लोटे में होता था, सारा क्रियाक्रम उसमें निपटाना पड़ता था। अगर वहां से सुअर आ गया तो आदमी सबसे पहले लोटे को संभालता था, बाकी चीजों को नहीं, लेकिन लोटा ना लुढ़क जाए। आप तो बाबूजी गए होंगे, है ना, इन बच्चों को क्या पता। तो जंगल में जाना, खेत में जाना, लोटा लेके जाना, 5-7 लोगों के साथ जाना और फिर वहीं कॉन्फ्रेंस करना। और वो 5-7 लोगों के बैठने की स्टाइल भी सेट, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती है, स्ट्रेट लाइन कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और पूरी राजनीति वहीं से चलती थी। और कहां जमाना पहुंच गया, कहां पहुंच गए हम पहुंच गए। अब हर घर में एक लैट्रिन हो गई है। हमारी दादी ने 3 दिन खाना नहीं खाया कि तो बाहर करने की चीज थी, तुमने घर में बना ली। जमाना इतना बदल गया, जो चीज बाहर करने की होती थी वो घर में करने लगे, और जो चीज घर में करने की होती थी वो बाहर करने लगे। बाहर करने जाते थे, घर में खाना खाते थे। अब घर में करते हैं और बाहर करने जाते हैं, बाहर खाने जाते हैं। कितनी स्पीड से वक्त बदला। पर जो लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं वे वास्तव में रह सकते हैं, लेकिन जो वक्त के साथ नहीं बदलते हैं वो लोग होते हैं जो कमोड में भी पैर ऊपर करके बैठते हैं। वे वक्त के साथ नहीं बदले, उनकी स्टाइल उनकी पुरानी वाली है और कमोड बदल गया। मेरा संकट यह है, बदलने दो पूरे वक्त को, बदल जाए और भौतिकता में पहुंच जाएंगे, पहुंचना चाहिए।
मैं बिल्कुल विरोधी नहीं हूं, मैं 100% समर्थक हूं इस बात का। जो विकास है, जो भौतिकता है, जो डेवलपमेंट है, तुम्हारे विरोध करने से, तुम्हारे रोकने से क्या रोक जाएगा? वो तो होगा। और मैं बुजुर्गों से निवेदन करता हूं, गालियां देना बंद कर दो जमाने को। तुमने अगर जमाने को गालियां देना शुरू कर दी तो ये नौजवान पीढ़ी तुम्हें गालियां दे देगी, जमाने को नहीं छोड़ेगी। हमारे जमाने में ऐसा होता था, हम ऐसा होते थे, जमाना खराब हो गया। कोई जमाना खराब नहीं है, ऐसे ही होगा और ऐसे ही चलता है। बाप हमेशा अपने बच्चे से कहता है हमारे जमाने में ऐसा होता है, क्योंकि उसका बाप उससे ऐसे ही कहता था और ये भी अपने बच्चे से ऐसे ही कहेगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, बंद कर दो एक जनरेशन गैप की बातें। मैं कुछ कठोर बातें कहूंगा क्योंकि मैं यहां अच्छी अच्छी बातें कहने के लिए नहीं आया हूं, मैं सच्ची सच्ची बातें कहने के लिए आया हूं। आप अगर बुरा मानेंगे ना तो माफी मांग लूंगा थोड़ी देर में। अपने बाप का क्या जा रहा है? कौन से तुमने पैसे दिए मुझे? जिन्होंने पैसे नहीं दिए तुम समझ लेना। मैं 1.5 लाख रुपए घंटा लेता हूं, अपने लोगों से 10-25% डिस्काउंट कर दो, लेकिन जिनेन से मैं पैसे की बात करूं, संभव ही नहीं था। तो पैसे नहीं मिले हैं तो आपको कोई बुरा मानने का अधिकार भी नहीं है, और मान लो कि मैं माफी मांग लूंगा। अपने पास कोई ईगो नहीं है, कोई अहंकार नहीं है। और मेरा उद्देश्य आपको बुरा कहना, आपको भला कहना और आपको चुभाना नहीं है। मेरा उद्देश्य कि आज जब जाए तो कोई परिवर्तन लेकर जाए। बंद कर दो इस जनरेशन गैप की बातें कि जनरेशन गैप तो होगा। क्यों होगा? किस बात के लिए होगा जनरेशन गैप? अब थोड़ा बुढ़ापा तो आ गया है। सुनो, बुढ़ापा उस दिन आएगा जिस दिन 4 आदमी शमशान घाट ले जाएंगे, उस दिन आएगा बुढ़ापा। उसके पहले बुढ़ापा नहीं आएगा। कन्हैया लाल जी टायर 105 साल में गए। कौन कह सकता है उदयपुर की सबसे बड़ी मिसाल कहां है? ऋषभ, कन्हैया लाल जी 105 साल में गए ना, बूढ़े हो गए थे। वही तो मैं पूछता हूं, कहां से बूढ़े? और हम 60 साल के रिटायर्ड हो गए, छतरी पकड़ लेते हैं, शॉल पकड़ लेते हैं, मंकी कैप लगा लेते हैं, सोखाड़िया गार्डन में जाके बैठ जाते हैं, दुनिया को गालियां देते हैं और सोचते हैं बूढ़े हो गए। 60 साल की उम्र में तो आदमी वास्तव में उसकी जवानी शुरू होती है, सरकार निकाल देती क्योंकि नौकरियां नहीं है। इसलिए आप में क्या तकलीफ है बताओ? आप बाबूजी आपसे पूछ रहा हूं मैं, जिनेन के पिताजी हो ना आप, बताओ जिनेन जैसा लड़का पैदा कर दिया और आप कहते हो बूढ़े हो आप। किस बात का बुढ़ापा है? और आपने जिस दिन बूढ़ा कहना शुरू किया उस दिन लड़के आपको रिजेक्ट कर देंगे। अब तो मेरे पिताजी बूढ़े हो गए। और मैं लड़कों से बात कहना चाहता हूं, बेटा एक जरा सा फेसबुक और व्हाट्सएप सीख जाने से तुम बहुत महान नहीं बन जाते, और तुम्हें अधिकार नहीं मिल जाता कि अपने बाप से कह दो कि आप तो समझते ही नहीं हो। आया तू समझदार? तुझे जरा सा व्हाट्सएप आ गया, तुझे जरा सा वो महापौर चले गए क्या? अच्छा आ रहे, ओके। जरा सा तुझे व्हाट्सएप के आ गया, जरा सा फेसबुक के आ गई, तुझे ये अधिकार मिल गया कि अपने बाप को कहता है उसने तुझे पैदा किया है, उससे कहता है कि आप समझते नहीं हो। अरे वो समझता नहीं तो तुझे पैदा नहीं कर सकता था। और उसे जो आता है ना वो तुझे नहीं आता। और अगर इनसे ही अगर पैरामीटर सेट होता है तो रुक जा 20 साल, तेरी औलाद को ऐसा कुछ आएगा जो तेरे से कहेगी तो आप तो समझते नहीं हो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप समझते नहीं है। जिस व्यक्ति ने सीखना बंद कर दिया उस दिन उसकी जीवन का अंतिम दिन होगा। और ये सीखने की बात मैं करता हूं टेक्नोलॉजी की, सीखने की बात करता हूं मैं अध्यात्म की, ये सीखने की बात करता हूं मैं जन सामान्य की, और ये सीखने की बात करता हूं मैं हर क्षेत्र में। हमें सीखने का एटीट्यूड रखना चाहिए। वो सीखना एटीट्यूड है राजकुमार, सीखना एक दृष्टिकोण है। आइए, मुझे लगा आप चले गए। अब भाई साहब जाने की सोचेंगे तो अभी नहीं जा पाएंगे। सीखना एक एटीट्यूड है। सीखने का
का संबंध इस बात से नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, सीखने का संबंध इस बात से नहीं है कि आप कितने, आपको याद रहता हो, आपकी कितनी स्मृति है। सीखना एक एटीट्यूड है, मैं लर्निंग मोड में हूं या नहीं, मैं लर्निंग एटीट्यूड मेरे पास है या नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि सीखने की संस्कृति डेवलप करो, और जितना आपने सीखना बंद कर दिया उससे जिंदगी का अंतिम दिन होगा, चाहे वो 18 साल का लड़का हो या 70-80 साल का बुजुर्ग। 100 कहानियां हैं मेरे पास। जिंदगी दुनिया का कोई भी महान आदमी मरते दम तक उसे सीखना बंद नहीं किया, और जिसने उसे सीखना बंद कर दिया वो उसके दिन का अंतिम दिन था। और आपने अगर सीखना बंद कर दिया तो ये बच्चे आपसे यही कहने वाले हैं कि नहीं 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 नहीं, कर लो कर लो कर लो। अरे भाई, दुख तो इस बात का है कि हम सीखना बंद कर देते हैं तो हमारे बच्चे कहना शुरू कर देते हैं कि अच्छा पापा बूढ़े हो गए, अब तो मां समझती नहीं है, हम तो नए जमाने के, हमें तो सब आता है। मैं संस्कारों की बात करता हूं, सम्मान की। मैं संस्कारों का मतलब होता है आध्यात्मिक संस्कार, संस्कारों का मतलब होता है नैतिक संस्कार, संस्कारों का मतलब होता है आदर्श, संस्कारों का मतलब होता है एक थॉट, एक विचार, एक सोच। संस्कारों का मतलब होता है एक ग्रेटिट्यूड। द ग्रेटिट्यूड मीन्स मेरा एक के प्रति सम्मान का भाव है या नहीं। आप यहां आए, हो सकता है आपको बैठने की कुर्सी मिली हो, नहीं मिली हो, आप कंप्लेनिंग मोड में आ जाओ, ये आपको नहीं, हर एक अच्छा प्रोग्राम हुआ, मैंने कोई अच्छी बात सीख के आया, मेरा एटीट्यूड किस डायरेक्शन में गया, इज अ पार्ट ऑफ द संस्कार। तकलीफ तो ये है कि एक मां 9 बच्चों को पाल लेती है, तो मेरे पास 9 का रिकॉर्ड है, इसीलिए 9 बोल रहा हूं। लेकिन कम वक्त में 9 बच्चे मिलकर एक मां को नहीं पाल पाते। और मैंने आज ही पढ़ा सोशल मीडिया पर केजरीवाल को एक अनाथ आश्रम, वो नहीं, बुजुर्ग आश्रम बनाना पड़ा, वृद्धाश्रम, इस बात के लिए क्योंकि जिन बच्चों ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। 9 लोग मिलके मां को नहीं पाल पाते, इसमें गलती बच्चों की है। बुरा तो नहीं मानोगे? बोल दूं? नहीं मानोगे ना बुरा? इसमें गलती तो मां बाप की है। बच्चों में संस्कार उस वक्त डालने पड़ेंगे जब बच्चे बच्चे हैं, बड़े नहीं हुए। और हमारी गलती ये है कि हम उनमें उस समय तो संस्कार डालते ही नहीं है। अरे अभी तो बच्चा है, कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा है, अभी कोई बात नहीं। ये बच्चा एक दिन बाप बन जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारा चरित्र, तुम्हारा खान पान, कुछ भी हो, तुम्हारी आदर्श, अभी तो बच्चा है, कोई बात नहीं। मैंने देखा है रूपेश, ये मैंने एग्जाम्पल देखा है, एग्जाम्पल देखा है मैंने कि जब वो छोटा बच्चा था, वो जिद करता है किसी गंदी सी चीज का, तो ये माँ बाप दिला देते हैं, कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा है ना, अभी क्या समझता है। अरे वो अभी समझता नहीं है, इसलिए समझा दो। जब वो समझेगा तो तुमसे समझेगा नहीं। फिर तुम अंडे को मना करोगे तो कहेगा ओ पापा व्हाट इज द रॉन्ग थिंग इन अंडा, दिस इज द व्हाइट पोटैटो ओनली। अब समझा दो तुम, समझाओ तुम, अब तर्क दोगे, लॉजिक दोगे। बच्चे ने, जो छोटा सा बच्चा होता है ना भाई साहब, इतना सा, वो टट्टी कर देता है और फिर वो टट्टी में हाथ लगाता है, फिर उस हाथ को सूंघता है, मुंह के पास ले जाता है, करता है ना, क्योंकि वो समझता नहीं है। तो आप क्या कहते हो उससे? छी। इतना सही कहते हो ना कि उसके आगे कुछ बोलते हैं हम। क्या बोला हमने? छी। और बच्चा कहता है छी छी छी, देखा चीज है। आपने उसको ये लॉजिक थोड़ी समझाया कि छी क्यों है, इस छी में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, इस छी के तत्व कौन कौन से होते हैं।
इस चीज में बदबू आती है, इसके इंग्रीडियंट्स कौन कौन से होती है, समझाया आपने? आपने सिर्फ इतना सा समझाया, छी। वो बच्चा जीवन भर के लिए समझ गया और इतना बड़ा समझ गया कि अपनी छी को भी देखता नहीं है। अपनी छी भी करता है तो देखता नहीं है, इतना बड़ा समझ गया। लेकिन जिन चीजों के लिए आप याद करना, जिन चीजों के लिए बच्चे आज तक हम समझते नहीं है हमारी बातें, उनको हमने बचपन में ढील दी और बचपन में उनसे इतना सा कह देते कि बेटा छी, वो जीवन भर के लिए समझ जाता कि तो छी है, मुझे उसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सीमा हमने नहीं किया। हमारे घर में बुजुर्ग आए, हमारे बच्चे ने बिना देखे चला गया, हमें ये भी जरूरत नहीं पड़ी। बुजुर्ग आए, मेहमान आए, हमें ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि बेटा अपने घर में कोई आया है, जरा उनसे प्रणाम करो और बैठ जाओ। कोई बात नहीं, बच्चा है ना, नहीं किया, कोई बात नहीं, हो गया ना काम, निपट गया तुम्हारा काम। अब हालत तो ये हो गई है कि हम इतनी जल्दी में, इतनी स्पीड में आ गए हैं कि वो ढोक कैसे देते हैं यहाँ पर भाई साहब, ढोक देते ना, कैसे देते हैं? तो मतलब ढोक कैसे देना चाहिए? झोंकना चाहिए ना, कहां तक झोंक? इधर आओ, आप मुझे ढोक दोगे अगर मान लो अपन डेमो कर रहे हैं, आपको देना नहीं है, डेमो है, डेमो नहीं, देना नहीं है, डेमो ऐसे करते हैं ना, यही सिखाया था पिताजी ने, खड़े रहना। पता क्या हो गया ढोक का हाल? खड़े रहो, ये इन्हें बताया, यहां से शुरू होती थी ढोक, है ना? अब पता है क्या, फिर यहां हुई, फिर यहां हुई, अब यहां हो गई। अब तो पता है लोग आते हैं, बहुएं, बच्चे, छोटे, ढोक। अरे कम वक्त मारे, थोड़ी सी कमर झुका ले, गर्दन झुका ले तो बोल तो दे ढोक। अबे ऐसी ढोक, थोड़े दिन बाद तो ये होने वाला है, तुम लिख लो ढोक। हनुमान जी के मंदिर से दो आदमी जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, हनुमान जी के मंदिर के बाहर, बहुत जल्दी में थे, बहुत जल्दी में थे। उन्होंने मोटरसाइकिल रोकी, गोगल्स उतारा, बोलते हाय हनु, ओके की चल दी। मैं पास में खड़ा हुआ था, मैंने कहा तुमने क्या किया? बोले भाई साहब जल्दी में है ना। तूने भगवान को भी करना शुरू कर दिया हाय हनु। हनुमान जी भी बोलने में शर्म आने लगी, ढोक देने में शर्म आने लगी। आपके भी बदला कि नहीं? बताओ, ये ढोक ऐसा होना शुरू हो गया ना। अरे जिस दिन उस बच्चे ने यहां से हाथ यहां उठाया था ना, उसी दिन हाथ मरोड़ देना था उसका। मैं आपको खूंखार बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें तब सुधरती हैं जिस क्षण से वो बिगड़ना शुरू होती है। थोड़े दिन बाद देख लेना, लोग तो यही समझेंगे ढोक तो ऐसी भी जाती है, सबको ढोक 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 ढोक, और थोड़ी देर बाद कर देंगे ढोक कॉपी टू ऑल। हम तो यही समझते थे ऐसे होता होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो बड़े हो गए तो हो गए, चिंता मत करो। अब जो छोटे हैं उनको तो सुधार लो, तो अगले 20 साल सुधर जाएंगे। बड़ों को नहीं सुधार सकते, वे तो पूछेंगे क्यों, व्हाई नॉट पॉसिबल, और हम फ्रस्ट्रेटेड होंगे। अब उनकी जो औलादे हैं ना, हम तो मर ही जाएंगे, हमारा क्या होना है? चीजों को उस दिन सुधारना होगा जिस दिन चीजें खराब हैं। जिस दिन चीजें खराब होना शुरू हुई हैं, दुर्भाग्य ये है कि हम उस दिन ढील दे देते हैं। और मैं एक बात और कहता हूं कि मुश्किल नहीं है, ये हर चीज डुप्लीकेशन का काम है। जो आज एक बच्चा करता है वो 4 करते हैं, जो मैंने किया वो मेरे बच्चे करेंगे, जो मैंने मेरे बाप के साथ किया
मेरे बच्चे तो मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही करने वाले हैं। आपको अपने बच्चे को सिखाने की जरूरत नहीं है कि बाप का सम्मान कैसा किया जाता है। आप अपने बाप का, माँ का सम्मान करना शुरू कर दो, बच्चे आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे। एक दिन 2 लड़के खड़े थे भोपाल के रेलवे स्टेशन पर, और रेल का डब्बा ठसाठस भरा हुआ था, कोई जगह नहीं थी। अब उनको पैर रखने की जगह नहीं थी। बदमाश लड़के थे उदयपुर के, तो उन्हें आइडिया आया, ओ ऊपर वालों, ठीक है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, बहुत ऊपर वाले नहीं हो तुम, इधर बीच वाले मतलब। तो पता चला कि उन्हें लगा कि यार ये डब्बा भरा पड़ा है, गुंजाइश है नहीं, क्या करें। तुमने आवाज आ, डब्बे में सांप है, डब्बे में सांप है, डब्बे में सांप है, डब्बे में सांप है। डब्बा खाली। ये गए आराम से, एक एक आदमी 4-4 बर्थ पे सोया, खर्राटे लेने लगा। सुबह जब आवाज आई चाय चाय, तो कहा अरे भाई कौन से स्टेशन पे आ गए हैं, चाय कौन से स्टेशन पे आ गए। तो चाय वाला बोला भाई साहब भोपाल। तो भोपाल, गाड़ी रात को तो भोपाल पे थी, चली नहीं क्या। तो चाय वाला बोला कि भाई साहब रात को इस डब्बे में सांप आ गया था, इसने डब्बे को काट दिया, ट्रेन चली गई, डब्बा रह गया। जिन्हें तुम रिलैक्स हो जाओ, सारे काम निपट गए, अब प्रोग्राम तो मेरा है, मैं निपटा लूंगा, तुम फ्री हो जाओ, बिल्कुल फ्री होकर, एकदम निश्चिंत होकर, बिल्कुल। अब पूजा किस बात का, अब तो हो गया जो होना था। डुप्लीकेशन का काम है ये, तुम करो, डब्बा काट दिया जाएगा, तुम भोपाल के भोपाल में रह जाओगे बेटा। जो हम कर रहे हैं वो काम होगा, और जो नहीं कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगा। मैं एक बात की मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं समस्या की बात करूंगा, फिर मैं समाधान की बात भी करने वाला हूं। एक बार मेरा दोस्त आया मेरे पास, अब बोला अपना बच्चा IIT की कोचिंग में सेलेक्ट हो गया। भाई साहब IIT में नहीं, किसमें, कोचिंग में। और वो मिठाई का डब्बा लाया, उसमें थे वो मोतीचूर के लड्डू, और मुझसे रहा नहीं गया। ताराचंद जी मैंने उससे कुछ कह दिया, वो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने कहा बेटा ये, मैंने कहा भाई मेरा दोस्त था, ये बेटा तो तेरे हाथ से गया। बोले क्या मतलब। मैंने कहा मतलब ये कि बस ये गया। किस, नहीं कहा कोचिंग में गया, तेरा बच्चा होशियार है तो IIT में निकल जाएगा। IIT में निकल जाएगा तो एडमिशन कहाँ होगा, उदयपुर में, एक दिल्ली में होगा, बम्बई खड़गपुर में होगा, कलकत्ता में होगा, अहमदाबाद में होगा, पता नहीं कहीं और होगा ना। अच्छा वहां हो गया, अब बेचारा बच्चा होशियार है, अब क्या होगा, इसका प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ आएगा, वहीं से प्लेसमेंट हो जाएगा। और बच्चा बहुत होशियार है ना, तो ये जो प्लेसमेंट है ये अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया वहां होगा। तेरा बच्चा गया, वापस लौटेगा नहीं। वो थोड़ा सा मायूस हुआ, फिर मैंने कहा सुन, फिर चला गया। फिर उसके 2-4 साल बाद आएगा और अपने साथ में लेके आएगा कोई गोरी भूरी बंदरिया सी पत्नी, और आपसे कहेगा पापा मैंने शादी कर ली। तुमने सपने देखे थे कि मैं साफा लगा के लड़के वाला बन के जाऊंगा लड़की वाले के दरवाजे पे। माँ ने सपने देखे थे कि जब घोड़ी पे चढ़ेगा तो मैं आंखों में काजल लगाऊंगी, और सारे सपने चूर चूर हो गए। तब तुझे याद आएंगे ये गोल गोल पीले पीले मोती चूर के यही वाले। फिर 2-4 साल और बीतेंगे, फिर उसके बाद फिर गोदी में एक, अब वो ना गोरा होगा ना काला होगा, वो मिक्स होगा, है ना। तो तुम्हें लाल आएगा, तुम तो अच्छे आदमी हो ना, तुम्हें ओ बेटा आजा मैं तुझे प्यार कर लूं, तुम तो हिंदुस्तानी हो ना। तो तुम्हारी यही औलाद
तुमसे कही, ओ पापा इंफेक्शन इज गोइंग ऑन इन इंडिया, सॉरी। और तू अपने हाथ को धीरे से ऐसे समेटता हुआ वापस ले आएगा, अपने तुमने जो चोंच निकाली थी वो सुखोड़ लेगा, और फिर तुझे याद आएंगे क्या बात। अब सुन, फिर वो चला जाएगा, फिर तेरी पत्नी बीमार होगी, फिर वो अस्पताल में भर्ती हो जाएगी, और तू कहेगा बेटा तेरी माँ अस्पताल में भर्ती होगी, ओ पापा ओ सो सॉरी। इस कम वक्त की अब एसेंट भी बदल गया, ओ पापा सो सॉरी। अगले दिन कहूंगा बेटा तेरी माँ वेंटिलेटर पे है, तू कहेगा पापा मैं ट्राई करता हूं, मुझे छुट्टी मिलती नहीं क्योंकि अभी बहुत प्रेशर है, मैं छुट्टी लेने का ट्राई करता हूं पापा। अगले दिन तेरी पत्नी मर जाएगी, तू कहेगा तेरी मां मर गई, वो कहता ओ पापा मैं फ्लैट देखता हूं कब की मिलती है, क्योंकि कल की फ्लैट तो बहुत महंगी आ रही है, 2-1 दिन बाद की फ्लैट देख लेता हूं, और आप अपना ख्याल रखना। क्या खास ख्याल रखेगा? फिर आ जाएगा ये की बैठक के दिन, फिर कहेगा पापा बहुत प्रेशर है, तेरी बहू को भी मैं पाप की बहू को छोड़ के आया हूं, वो अकेली है, आई हैव टू लीव पापा, मुझे जाना पड़ेगा। वो चला जाएगा, फिर तुम्हें याद आएंगे फिर तुम अपने सोफे पे पजामा पहन के और बनियान पहन के बैठे रहोगे, और एक फोटो तुम्हारी पत्नी की लगी होगी, एक फोटो तुम्हारे इस लड़के की लगी होगी, ये लड़का जो भी जा रहा है कोटा, एक फोटो लगी होगी इसके बच्चों की, और तुम सब उसे देखते रहोगे और याद करते रहोगे, यही वाले गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के। ऐसी बात जब मैं करता हूं तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, तो क्या करें हम बच्चों का भविष्य आग लगा दें? कि नहीं, तुम बच्चों के भविष्य को आग मत लगाओ, जाने दो बच्चे जहां जाना चाहते हैं, पर बच्चे जब जब तुमसे दूर रहें तब तक उनके दिल में एक तरफ होनी चाहिए कि मौका मिले और मैं अपने बाप के पास और मां के पास चला जाऊं। तुम तरफ तो पैदा कर सकते हो, तुम उस माटी की खुशबू तो उनके साथ भेज सकते हो, तुम संस्कार तो उनके साथ डाल सकते हो। रहने दो पतंग को, जाने दो आसमान में कितना भी ऊपर, लेकिन उसकी डोर तो तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि हमने डोर छोड़ दी है, डोर छूट गई, और हम कहते हैं तरक्की के नाम पे हम बात करते हैं कि अमेरिका भेज दो, लंदन भेज दो, जाने दो ना। अरे उन गोरों को ही पता चलना चाहिए कोई हिंदुस्तानी आया है हमारे यहां। मैं नहीं कहता हूं आप लोगों से कि मत भेजो, लेकिन इतना कूट कूट के संस्कारित करके भेजो कि उसकी डोर तुम्हारे पास रहे। वो तुम्हारे पास उसकी पतंग की डोर बनी रहेगी तो पतंग को जाने दो। सुनो, पतंग नीचे गिरेगी तो मुझे पता है इसे ऊपर कैसे लेके जाना है, और पतंग अगर ऊपर जाएगी तो मुझे पता है इसे नीचे कैसे लेके आना है। लेकिन हमारा तो कंट्रोल खत्म हो गया। संस्कार का मतलब अनुशासन है, संस्कार का मतलब अपने सिद्धांतों का कंट्रोल करना है। सिद्धांतों का, संस्कार का मतलब उसे उस जड़ से, उस मट्टी से बांध के रखना है। हमने बैकवर्ड समझ लिया। जिस व्यक्ति ने आचार की बात करी, जिसने विचार की बात करी, उसे बैकवर्ड समझ लिया, और जिसने खुले साइन की बात करी हमने उसे अप टू डेट समझ लिया। ये परिभाषाएं बदल गई हैं। संकट तो इस बात का है, परिभाषाएं बदल गई हमारी, वो सोच की दिशा बदल गई हमारी, और उसका बीजारोपण करना पड़ेगा अभी इसी वक्त जब बच्चे छोटे हैं। वो इतना सा कह के काम चल जाएगा, बेटा ये छी है और ये अच्छा है।
हमने बच्चों को बच्चा समझ के काम ले लिया कि अब तो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, क्या फर्क पड़ता है, इनसे तो चलने दो, इनको क्या फर्क पड़ जाएगा, ये तो बड़े नहीं हुए हैं। सुनो, एक बहुत बढ़िया बात कहने जा रहा हूं, ये आज का टेक अवे हो सकता है आपका। योग्यता आपको सफल बनाती है और चरित्र आपको सफल बनाए रखता है। मैं केवल इस बात से 1 घंटे बात कर सकता हूं आपसे। अगर आप डायरी पेन लाए हो तो लिख लीजिए, योग्यता से आप सफल बनते हैं और चरित्र से सफल बने रहते हैं। भाई साहब, योग्यता होगी ना, आप शिखर पर पहुंच जाओगे, लेकिन शिखर पर टिके रहने के लिए योग्यता की जरूरत नहीं होती है, चरित्र की जरूरत होती है। एक खतरनाक बात कह रहा हूं, जितने भोगी साधु सन्यासी और बाबाएं हुए हैं उनमें योग्यता तो थी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उनमें योग्यता तो थी कि लोग उन्हें पूजें, उनमें योग्यता तो थी कि भगवान बन जाएं, उनमें योग्यता तो थी कि लोग उनके चरणों में लौटें, लेकिन चरित्र नहीं था तो टिके नहीं रहे। और वे कहां हैं आज, वो आपको पता है मुझसे ज्यादा। चूज करना है अगर योग्यता में और चरित्र में, तो मैं सबसे पहले चरित्र चूज करूंगा, योग्यता की जरूरत नहीं है। अगर चरित्र होगा तो योग्यता फॉलो करेगी, लेकिन अगर योग्यता हुई और चरित्र नहीं हुआ तो योग्यता खत्म हो जाएगी, वो योग्यता नाश का कारण बनेगी, वो योग्यता विनाश का कारण बनेगी। किसकी बात करूं? दो 30 सेकंड ले लो आप और आपके आसपास चारों तरफ जरा नजर घुमा लो आप कि जिन लोगों में योग्यता थी वे शिखर पर पहुंचे, लेकिन टिक नहीं पाए क्योंकि चरित्र नहीं था, और जिनके पास चरित्र था और योग्यता कम भी थी तो वे टॉप पे पहुंच गए। राजकुमार, समाज के काम में, लोगों के काम में जो लोग ऊंचाइयों पे गए, जिनमें बहुत योग्यता दिखाई नहीं देती थी, वे बड़ा काम कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उनमें चरित्र था। योग्यता आ जाएगी, लेकिन हमने योग्यता को इतना महत्व दे दिया और चरित्र को हमने बैकवर्ड समझ लिया। तकलीफ तो यहां से खड़ी होती है। हमने समझ लिया कि योग्यता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, चरित्र की नहीं। हमने बच्चे को शिक्षा तो दे दी पर संस्कार नहीं दिए। हमने पढ़ाई तो करवा दी पर नैतिकता नहीं दी, और वो पढ़ाई विनाश का कारण बन गई। कब से स्कूलों में नैतिकता का पाठ पीरियड हुआ करता था हमारे जमाने में, कि नैतिक शिक्षा का पीरियड है, कहां गया वो? उसे सबसे बुरा समझा गया, उसे सबसे हीन समझा गया, उसे सबसे हल्का समझा गया, तो पढ़ाई बढ़ाते गए और नैतिकता के पीरियड को खत्म करते गए, और बिना नैतिकता के वो पढ़ाई ने विनाश का काम कर दिया। मुझे दर्द होता है जब मैं मेरी बिटियाओं को देखता हूं। आपको तो पता नहीं होगा ताराचंद जी, लड़कों से ज्यादा लड़कियां सिगरेट पीने लगी हैं। और पता है क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में भर गया है कि हम कोई लड़कों से कम थोड़ी हैं, हम बराबर हैं, वी आर इक्वल। तुमने भी शुरू कर दी, अरे कम बख्तो, तुम इक्वल हो पर इन बुराइयों के लिए इक्वल हो, तुम दारू के लिए इक्वल हो। बहुत अच्छा होता था कि हम लड़कों को समझाया करते थे, बेटा दारू सिगरेट मत करो। अब लड़कियों को भी समझाना पड़ रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में इक्वलिटी घुस गई है। ये समझना दूभर हो गया कि हुक्का बेकार चीज है। ये समझाना भारी पड़ गया कि सिगरेट 1-2 पैक में क्या फर्क पड़ता है। बाहर की दुनिया में तो कुछ संस्कार ठूस कर भरे हैं। हमें तो अपनी लकीर बड़ी करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा जिससे बाहर का असर उन पर ना पड़े। ये हमारी बच्चे बैठी है 700 दाम की, मैं सलूट करता हूं बच्चों तुमको। तुमने निर्णय किया एक बार कम से कम ऐसी जगह आने का और पढ़ने का जिससे तुम्हें बाहर की चीजें तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि इस उम्र में तुमने वो काम करना शुरू कर दिया। और तरक्की और ऊंचाई आसमान के बराबर होगी, आसमान भर के होगी किसी भी क्षेत्र में, कहीं पर भी।
चरित्र योग्यता से ज्यादा जरूरी है। अगर टिके रहना है तो, वरना एक योग्यता होती है तो हमारी सक्सेस टेम्परेरी होती है, और चरित्र होता है तो हमारी सफलता परमानेंट होती है। आप बहुत सारे लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हो, कुछ लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। उसके लिए चरित्र की जरूरत है। मुझे अगर हम राम को अगर याद करते हैं, राम को 7000 साल हो गए राम को, हम अगर आज याद करते हैं तो क्यों करते हैं? उनकी कोई योग्यता थी या चरित्र था? कौन सी विशेष योग्यता थी राम में? रावण से अकेले नहीं निपट पाए, वानर सेना थी, हनुमान थे, विभीषण थे, बाली थे, सुग्रीव थे। कौन सी योग्यता थी भाई साहब? लेकिन चरित्र था, तो सारी योग्यताओं पे वो भारी पड़ गया। और 7000 साल भी बाद हम किसी व्यक्ति को योग्यता के कारण याद नहीं करते हैं, उसके उच्च चरित्र के कारण याद करते हैं। तो क्या किया राम ने? जब राम को सभा लगी है, ये सारे जितने बैठे ना, ये दशरथ की सभा चल रही है, और दशरथ की सभा सजी हुई है, दशरथ बैठे हुए हैं, और राम को बुलाया सुबह सुबह, है ना? थोड़ी देर के लिए राम बन जाते हैं अपन सब। और राम से कहा राजा दशरथ ने कि राम, अब तुम्हें 14 साल का वनवास होगा, और ये राज भरत को मिलेगा। राम ने क्या किया भाई साहब? जोर से बोलो ना। तुरंत रवाना हो गए। एक किसके बच्चे बोल रहे हैं? जरा अपने अपने बच्चों को संभाल लो, नहीं तो हमारे पास बच्चे संभालने वाले हैं। रोक लो थोड़ी देर। मैं बहुत देर और नहीं बोलूंगा, मैं 2-3 घंटे ही और बोलने वाला हूं। क्या किया फिर राम ने? इतना सुना और चले गए ना राम। अच्छा, हम होते उसकी जगह तो क्या करते? राम की बहुत पूजा कर रहे हैं ना भाई साहब। क्यों? तपिस बोलो, राम की बहुत पूजा करते हो ना? राम के नाम पे पूरी दुनिया हमने लूटी, लुट गई, जो भी कर दी, और आज तक राम को पूज रहे हैं ना। अरे हम होते उनकी जगह तो क्या करते बताओ? ये क्या तरीका लगा रखा है पिताजी आपने? आप समझते तो है नहीं। आपने केके को वचन दे दिया, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है, आप ही सल्टो, मैं नहीं जा रहा कहीं बन में, मैं तो यहीं रहूंगा। क्यों कही थी आपने केके से? क्या जरूरत पड़ लगी थी आपको केके की कहने की? आपकी प्रॉब्लम है ना, नहीं जाऊंगा मैं। हम होते तो क्या करते बता? रूपेश बोल बता। अपनी गलेवान में झांक के देख लेना अपन। आपको तो मैं केके से बात कराऊं, मैं सब सर डाल लूंगा, आप रहने दो। क्यों? क्योंकि हमको लगती कि हमारी ईगो हट हो गई, हमको लगता हमारा अहंकार पे चोट हो गई, हमको लगता कि हम क्या करेंगे, हमारा सब कुछ लुट पट गया। दुर्भाग्य तो यह है कि बाप के 2 औलादें होती हैं, और बाप अगर दोनों औलादों को बराबर बांट दे तो दोनों को लगता है कि दूसरे को ज्यादा मिल गया। कौन बाप पार्शलिटी कर सकता है दुनिया में? कौन मां किसी के साथ पार्शलिटी कर सकती है? और अगर कर दी तो उन्हें दूसरा कमजोर दिखा इसलिए कर दी, और तू बलिष्ठ दिखा इसलिए तेरे साथ ऐसा कर दिया। तुझे तकलीफ है? राम चले गए, ये नहीं पूछा क्यों, ये तो हमने पढ़ा बाद में क्यों। राम ने थोड़ी पूछा क्यों जाऊं। अगर एक शुरुआत होती तो पूरा चिट्ठा खुल जाता। अगर मैं पूछते क्यों जाऊं तो बस बहस शुरू हो जाती। राम अपने पिता के सम्मिशन में थे,
तो पिता ने जो कह दिया वो आज्ञा मान ली। ये चरित्र का उत्कृष्ट नमूना है। चले गए बिना पूछे। क्यों? सीता ने कहा कि अकेले कैसे जाएंगे, आप रहेंगे, मैं साथ जाऊंगी। तो सीता चल दी। लक्ष्मण को लगा मुझे जाना है, वे भी चल दिए। भरत को लगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं मैं नहीं राज संभाल सकता, तो वे बैठे नहीं। इसलिए आप रामायण याद करते हो, इसलिए राम को याद करते हो, उनके उस चरित्र, उनके उस व्यवहार, उनके उस काम को, उनकी नैतिकता को, उनकी उत्कृष्टता को। हम राम को पूज रहे हैं, पर राम ने जो किया वो सोच भी नहीं रहे हैं। अरे भाई, राम बनो, राम बनने का ढोंग मत करो। अगर हमने राम बनने का ढोंग किया ना, तो रामलीला के राम बन जाएंगे। जो स्टेज पे तो राम का रोल अदा करता है और स्टेज के पीछे बीड़ी पीता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि हम रामलीला के राम बन गए हैं? हम जिन्हें पूज रहे हैं, हमने देखा भी नहीं उन्होंने क्या किया। जो मेरे आदर्श हैं, हमने देखा भी नहीं कि उन्होंने क्या किया। वो बाप को गालियां देता हुआ राम के मंदिर में जाता है। आप समझ रहे मैं जो कहना चाहता हूं? बाप को गाली देता है, बाप से झगड़ा करता है और राम के मंदिर में जाके मस्तक झुकाता है। उसे समझ नहीं आता कि राम ने क्या किया था जो मुझे करना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर एक मंत्र मुझसे पूछना चाहो, एक सूत्र मुझसे पूछना चाहो, बस जिन्हें कह दिया 15 मिनट में खत्म कर दूं, तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं। मैं आज तुमने बहुत ढोल बजवाए मेरे, मुझे बड़ा संकोच हो रहा था। एक ढोल बजाता हुआ वहां से ला रहा था, लोग देख रहे थे, मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। कहीं और करना है यार, घर में क्या करना। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, अगर एक बात मुझसे पूछोगे मैं क्या करूं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं बच्चों से, और आपसे कहना चाहता हूं कि बच्चों को समझा दो। और बच्चों को मैं कहता हूं कि अपने पेरेंट्स के सबमिशन में आ जाओ, सारी दुनिया तुम्हारे सबमिशन में आ जाएगी। सबमिशन का मतलब समर्पण होता है। सबमिशन का मतलब क्वेश्चन नहीं होता। सबमिशन का मतलब समर्पण है, नो क्वेश्चन। राम ने समर्पण किया था दशरथ के प्रति, क्वेश्चन नहीं किया। क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, समर्पित कर दो। तो तकलीफ तो ये हो गई है कि समर्पण का भाव खत्म हो गया। तकलीफ तो ये हो गई है कि ये जो मेंटरशिप थी ये खत्म हो गई। तकलीफ तो ये हो गई है कि हमें श्रद्धा का भाव खत्म हो गया। हमें हर बात में क्वेश्चन खड़ा होता है अपने पेरेंट्स के साथ। सबमिट कर दो अपने आप को 100%। और मैं मेरी बहनों से कहना चाहता हूं, माताओं से कहना चाहता हूं कि बच्चों के सामने झगड़े करने बंद कर दो। ये पति पत्नी के झगड़े जो है ना, ये होंगे, कमरे करो, बच्चों के सामने मत करो। बच्चों को चॉइस मिल जाती है कि मैं बाप के पक्ष में जाऊं कि मां के पक्ष में जाऊं। और जैसे ही वो बच्चा मां के पक्ष में आया, सीमा तेरे से कह रहा हूं, और जैसे ही बच्चा वो मां के पक्ष में आया, तो मां कहती तेरा बाप तो बिल्कुल डाकू है, समझते नहीं तेरे पापा, जानते नहीं तेरे पापा, समझा 50 बार समझा दिया, तुम क्या कह रहे हो, किसके सामने क्या बोल रहे हो। और बच्चा अगर बाप के साथ आ गया तो बाप कहता तेरी मां तो डायन है, किसके सामने क्या कह रहे हो। सुनो, तुम कर लो आज कितना भी करना हो, लेकिन थोड़े 10 साल बाद तुम दोनों में माथा पकड़ पकड़ के रहोगे, वो कहीं तीसरे रास्ते पे चला जाएगा। तुम्हें बच्चों को अगर डेवलप करना है, बचाना है, तो माँ बाप की यूनिटी एक होनी चाहिए। झगड़े करने को बेडरूम में कर लो, बाहर कर लो, सड़क पे कर लो, कार में कर लो, बच्चे सो जाए तब कर लो, उनके सामने बंटवारा मत करना माँ बाप का। सबमिट कर दो 100%। और एक कम्युनिकेशन गैप बंद कर दो। मैं माँ बाप से कहना चाहता हूं बच्चों के प्रति, हमने बातचीत करना बंद कर दी है। हम अपने मोबाइल में उलझ गए, वो अपने मोबाइल में उलझ गया, हम अपने फेसबुक पे आ गए, वो अपने फेसबुक पे आ गया। हमने रूल बनाओ कुछ कि शाम का खाना साथ खाएंगे, रात को सोने से पहले 1 घंटा बैठेंगे, बैठो, कुछ भी करो। मैंने मेरा नया घर बनाया, मैंने बेडरूम में कोई टीवी नहीं रखा। टीवी एक कॉमन रूम में, जिसको बैठना है साथ में टीवी देखो। पता चला 8 बजे सब कमरे में घुस गए, अपने अपने चैनल देखने लगे।
गया काम खत्म। इसकी ये परिवार है। मैं बुजुर्गों से, बड़ों लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे बड़ों से कहना चाहता हूं, मेरे बराबर के लोगों से कहना चाहता हूं, ये कम्युनिकेशन गैप को बंद कर दो, बातचीत प्रारंभ करो, बच्चों को प्यार दिखाओ। करते तो बहुत हो, दिखाते नहीं हो। क्यों? पहला बोल दो कठोर बात, बोल दूं भाई साहब, सच बताना, तुमने कितने साल से अपने बच्चे से कभी ये नहीं कहा कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं? ये कोई बात होती है? करते तो हैं, कहने की क्या जरूरत है? अरे भाई साहब, करते तो बहुत हो, कहे बिना पता नहीं चलता है कि तुम करते हो कि नहीं करते हो। गर्लफ्रेंड से तो बहुत बोलते हो आई लव यू, गर्लफ्रेंड को पता नहीं है कि तुम प्यार करते हो कि नहीं करते हो? गर्लफ्रेंड को पता है ना, बॉयफ्रेंड को पता है ना प्यार करते हो, उसे तो खूब कहते हो आई लव यू, आई लव यू। बाप से कहा आई लव यू, बाप ने अपने बेटे से कहा बेटा आई लव यू। हमसे होता नहीं है। अच्छा क्यों नहीं होता? क्या गलत क्या करते हो? बेटे से कर रहे हो ना, पुचकारते हो ना, उसका माथा चूमते हो ना, तो कहने में तकलीफ होती है। जब तक आपने अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं की, तब तक सामने वाले को उसका एहसास नहीं होता है। भावों की अभिव्यक्ति करना जरूरी है। बोलो, आज की शाम जब घर जाओ तो अपने बेटे को बोलना एक बार कि बेटा आई लव यू। फिर देखना उसके चेहरे पे क्या प्रसन्नता होती है। और मैं बच्चों से कह रहा हूं जो यहाँ बैठे हैं, वे अपने पिता से, अपनी माँ से जाके कहेंगे पापा आई लव यू, मम्मी आई लव यू। अगर तुम्हारे पिता की आंखों में आंसू नहीं आए तो मेरा नंबर ले लेना, जिन से मुझे फोन कर लेना। क्यों नहीं कह सकते? मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है कि मुझे आपको आई लव यू बुलवाना है कि नहीं बुलवाना। मुझे आप और आपकी परिवार के बीच में बैरियर खत्म करना है। ये जो बैरियर है ना कम्युनिकेशन का, ये जो बैरियर है ना, हम ये बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे, ये कैसे कर सकते हैं, ये नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं? ताकत तो लगेगी, जोर तो लगेगा, परेशानी तो होगी, पर सुनो, जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा, दूरियां खत्म हो जाएंगी, नजदीकियां बढ़ जाएंगी, सम्मिशन आ जाएगा, मोहब्बत आ जाएगी, समर्पण आ जाएगा। कोई हिम्मत करेगा? यहाँ बाप बेटे बैठे हैं, कोई है? कोई बाप बेटा कहाँ है बताओ? जरा बाप और बेटे दूर दूर बैठे होंगे तो नजदीक आ जाओ, खड़ा हो जरा, बाप खड़ा हो। हाँ बेटा कहाँ है? बुलाओ बेटा, इधर आओ, चौराहे पे आओ, बोलो जरा, बोलो। बेटा बोलेगा पहले बाप से, जोर से बोल, आंख में आंख डाल के, मुझे नहीं उसको बोल। पापा ने भी बोला कि नहीं? पापा बोलो, यस। देखो ये हिम्मत, पर पहली बार करी ना तो भी ना पापा की आंख में डाल के नहीं बोल रहा आई लव यू पापा। तुम्हारा बेटा अगर, थैंक यू वेरी मच, तुमने हिम्मत करी ना, जरा ताली बजाओ उनके लिए। तुम्हारा बेटा अगर दूर है ना तो फोन करके बोलना, तब बेटा क्या कहेगा, पापा क्या बात हो गई, अभी तबीयत तो ठीक है? तो कहना कि सुनो एसपी भाले को सुन के आना हूं। भोगीलाल जी नाम है? नहीं, आपका पिताजी का नाम भोगीलाल जी था, आपका क्या नाम है? 90 में। आपका बेटा है ना? बोलोगे? बोलो, खड़े हो, हिम्मत करो, यस। उस पापा की तरफ देख, गले मिल, गले मिल। हाँ देखो मैं, यस क्या बात, अच्छा ईमानदारी से इधर आ, माइक देना मुझे, माइक इधर आ, इधर। हेलो नपेंद्र जी, जब आपने किया तो आपको कैसा महसूस हुआ? ईमानदारी से बोलना, भगवान की कसम है। अच्छा कैसा अच्छा लगा?
मैं रोजाना इसी तरीके से बोलता हूँ। बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया। कुछ चेंज तो करना पड़ेगा। नहीं हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, हम जैसे पैसे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। और सुन लेना, अगली बार फिर बुला लेना मुझे, मैं फिर आ जाऊंगा। वैसे मजबूत बने रहोगे, अपनी रस्सियां ऐसी कसी रहेंगी, कुछ होने वाला नहीं है। कुछ परिवर्तन करना होगा ब्रेन में, थॉट प्रोसेस में। और आज एक चीज लेकर जाओ कि सबमिट कर दो अपने आप को, और जो सबमिशन आपने अगर कर दिया तो एक काम हो गया। और मैं एक बात कहता हूँ कि पेरेंट्स हमारे गुरु हैं, ये बात ध्यान में रखो कि पुराने कितने हो, बुजुर्ग कितने हो, आगे कितने हो गए हो, पीछे कितने हो गए हो, इस बात को दिमाग से हटा देना। और ये बिल्कुल संभव नहीं है कि तुम्हारे उनका गुरुत्व तुम्हारा थोड़ा कम हो जाए। अगर तुमने थोड़ा सा भी अगर ये कम कर दिया, ये हटा दिया, और हमारे जो अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है तो ये समझ लेना कि अपनी फैमिली में, अपने परिवार में वो कम्युनिकेशन गैप खत्म करना पड़ेगा। ये जो उम्र की दूरियां हटानी पड़ेंगी, ये कम्युनिकेशन का जो गैप आ गया है, इसे दूर करना पड़ेगा। और सबसे बढ़िया रास्ता है, उसे यहां से शुरू कर सकते हो। और आपको पता है कब से आपने अपने बच्चों को एप्रिशिएट नहीं किया? दिन 5 मिनट, कब से अपने बच्चों को एप्रिशिएट नहीं किया? कि बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, बेटा तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कब से नहीं किया? याद कर लेना। और मैं बच्चों से कहता हूं कि तुमने अपने पिता को और मां को कब से अप्रिशिएट नहीं किया, कब से उनको 2 शब्द प्रशंसा के नहीं बोले? कम्युनिकेशन गैप तो यहां से शुरू होता है। भाई है ना तेरा रुपेश, क्या नाम है इसका, हितेश, तुमने इसको कभी अप्रिशिएट किया कि हितेश आज तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है? लगभग रोज कर, तो मतलब मैं आज उन लोगों को उठा रहा हूं कि जो रोज करते हैं, या तुम लोग सब ना मुझे अच्छा बोलने के लिए तुम सबके सामने, अरे बहुत अच्छा है। अगर कोई झूठ भी बोले और दुनिया उस बात से इंस्पायर हो जाए तो मैं तो खुश हूं। मुंशी प्रेमचंद ने एक बहुत बढ़िया बात कही है कि अगर आपने स्वार्थवश किसी की प्रशंसा की तो चापलूसी है, और निस्वार्थ रूप से अगर किसी की प्रशंसा की तो वास्तव में उसकी प्रशंसा है। हम दोनों तो यहाँ हैं ना, मेरे तीनों बच्चे घर पे हैं, उन तीनों ने मुझे मैसेज दिया, आज भेजा, पापा आज आप जबरदस्त बोलने वाले हो, बहुत बढ़िया हो, यू विल रॉक द स्टेज। उन्हें पता है मैं रोज यही धंधा करता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मैसेज भेजा ना, मुझे अच्छा लगा ना, मैंने उनको रिप्लाई किया, उन्हें अच्छा लगा ना, ये मैं बताना चाहता हूं आपको। और एक चीज अगर आपने कर ली तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मुझे याद करोगे अंतिम समय तक। मुझे मां ने फोन करके बोला, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बच्चों से कहना चाहता हूं, कुछ परिवर्तन कर दो, आज कुछ चेंज कर दो। वक्त सबको मिलता है बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है बदलने के लिए। दूसरी लाइन में भूल गया, रुक जाओ, बहुत याद करने की कोशिश की थी, पर वक्त सबको मिलता है जीवन बदलने के लिए, लेकिन जीवन दोबारा नहीं मिलता वक्त बदलने के लिए। बघारिया साहब, मैं आपसे बढ़िया नहीं बोल पाता, आप इतना बढ़िया बोलते हो, पर कोशिश कर लेता हूं। इतनी शेर शायरी ले आइए, आसमान चांद सितारे तारे, एसपी वाले को कहाँ पहुंचा दिया इनने, है ना? इनके पास वो फिक्स है, नाम बदलते रहते हैं। तो मतलब मैं कोई इनके कहने पे आसमान पे पहुंच ही गया मैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बात। तो मैं कुछ एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस रिलेशनशिप पर ध्यान रखो, और इतनी रिलेशनशिप अगर हमने काम कर लिया तो हमारा काम हो गया, हम जी जाएंगे।
बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ 4-5 लाइन मैंने लिखी हैं, वो पढ़ के मैं खत्म करता हूं कि चलो बनाएं एक नया समाज, चलो बनाएं एक नया समाज जहां प्यार हो, मोहब्बत हो, दौलत हो, अध्यात्म हो, निरोग हो, संयम हो, आचार विचार हो, चैन हो, अमन हो और राम राज हो, और जहां हर सुर से सिर्फ एक सुर निकले, जनाब पहले आप। ये जो लाइन है ना, ये जो पंक्ति है ना, जनाब पहले आप, अगर हर व्यक्ति ने इस बात को, इस चीज को अपने ध्यान में बिठा लिया तो इस धरती पे स्वर्ग पैदा हो जाएगा। चले ना 10 मिनट, जिन्हें तो बंदी करा दिया थे, तो आप लोगों की वजह से हो गया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, करना है ना, एक चीज याद रख लो, एक शब्द कि जनाब पहले आप। हमारे थॉट प्रोसेस में क्या है, उसकी कटोरी में डाल दे सकते हो, अपनी कटोरी में डाल देने से हो गया ना। एक आदमी, सिर्फ एक चाहिए, सिर्फ एक। क्यों? क्योंकि वो जो है ना, आगे जिस सब्जी का खड़ा है, वो सब्जी किसी और को दे रहा है अपनी प्लेट में डालने से पहले। हम तंदूर के सामने खड़े हैं, तंदूर पर भाई साहब गर्म रोटी दे दो, भाई साहब गर्म रोटी दे दो, भाई साहब वो दे दो, मुझे दे दो। एक रोटी में 3 आदमी हाथ पकड़ रहे, वो कहता मैंने पहले पकड़ ली थी, वो कहता मैंने पहले पकड़ ली। मैं 10,000 लोगों को प्रोग्राम करता हूँ, एक आदमी को धक्का नहीं लगता। लोग बाथरूम में भी जाते हैं ना, तो कहते हैं भाई साहब पहले आता। आओ बनाए एक नया समाज, बन गया समाज नया से इतना सा काम करने से कि जनाब पहले आप। पता है ये छोटा सा शब्द नहीं है, इस सबसे आपके ब्रेन को ऑर्डर किया। कौन सा ऑर्डर किया? क्या है मसला? आप ऑर्डर किया कि मैं सेवक डालू, आपने ऑर्डर किया तुम्हें दूसरे को मौका देना है, आपने दिमाग ऑर्डर किया कि मैं लोगों की मदद करने वाला हूं, आपने दिमाग ऑर्डर किया कि हम हेल्पिंग नेचर के लोग हैं, हमारे दिमाग को ऑर्डर किया कि हमने लीडरशिप आ गई है। इस प्रोग्राम को किस तरह किया? ये जिनेंद्र और महावीर और राजकुमार और ये जो 4-5 यहाँ बैठे हैं, ये सब ये लोग को नहीं करे नहीं, तो एक मानेगा कि मेरा हम नहीं करूं, वो नहीं करे। अभी आप आ जाओ, खड़े होंगे, पहले धीरे धीरे आइए आइए आइए, धीरे धीरे आइए आइए आइए, आपको रोक देगा तो क्यों कर रहे काम? शादी में जाओ ना, शादी में तो लोगों को आइए आइए आइए, भाई साहब आइए, बैठिए बैठिए, आइए खाना यहाँ लगाए, आइए आइए आइए। लोग समझेंगे इसी की बेटी की शादी, लिखावा में क्यों ले जाएंगे? लीडरशिप ले लो, काम ले लो, अपने सिर पर ले लो, अपने हाथ पर ले लो, इस एटीट्यूड को चेंज कर दो और सोच को और बदल दिया और हमने ये काम कर दिया कि जनाब पहले आप, तो निश्चित तौर पर नए समाज का निर्माण हम और आप बिल्कुल करेंगे। हो गया ये काम, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो मेरी 3-4 बातें आप लेकर जाएं, आप आज सोच कर जाएं, बात करके जाएं, वो चेंज, वो परिवर्तन अपने दिमाग में करना पड़ेगा, यहीं से करना पड़ेगा, बैरियर को ब्रेक करना पड़ेगा और अपने लोगों को बोलना पड़ेगा, रिलेशनशिप बिल्ड करनी पड़ेगी, बच्चों को सबमिशन में आना पड़ेगा 100%। और आपको आगे बढ़ के बच्चों से कहना होगा कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और जब बच्चों की आंखों में आंसू आएंगे तो बच्चे की आपसे बहुत मोहब्बत करने लगेंगे, लग रहे हैं, और निश्चित तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और एक परिवर्तन हो इस उम्मीद के साथ आज की बात मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू बहुत। आदरणीय एसपी बादल साहब के इस वक्तव्य से हम सब अभिभूत हो गए। आइए एक बार आपकी प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम तालियों का महोत्सव मना करके कृतज्ञता ज्ञापित करें। स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होकर के अपने स्थान से हम बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद।